जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अगस्त 2022 को दिल्ली के झरोधा कला में शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन किया। यह दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल है। इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली के गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। यह स्कूल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से युक्त है, जो बड़े बड़े स्कूल में भी नहीं होती है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ NDA आदि की 4 साल तैयारी भी कराई जाएगी। बच्चों की शिक्षा पूरी तरह फ्री है ताकि यहाँ गरीब और अमीर के बीच कोई भेद ना हो सके। यहाँ 80 से 90% बच्चे सरकारी स्कूल से आए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बच्चों से कहा है कि स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह पर इसलिए रखा गया ताकि उनसे हर बच्चे को प्रेरणा मिले। आपकी पढ़ाई में गरीब से गरीब आदमी का योगदान है, इसलिए भारत माँ के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हस्तिनापुर का जिक्र होते ही महाभारत की कहानी याद आती है। यहाँ अब भी महाभारत से जुड़े अवशेषों को लेकर लगातार खोज अभियान जारी है। इसके अलावा जैन धर्म की कई तीर्थ होने की वजह से इस जगह की महत्व बढ़ जाती है। अब रेलवे ने हस्तिनापुर के लोगों को तोहफा देते हुए यहाँ रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी दे दी है। रेल मंत्रालय ने मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दी है। इस 63.5 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए है 1,58,75,000 रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 से 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बिजनौर और धामपुर जिलों के अपने 2 दिवसीय दौरे पर मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे पर तुरंत निर्णय लेने के लोगों से वादा किया था। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमीन भट्ट ने शनिवार को उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूर्व विधायक अमीन भट्ट ने कहा है कि हम आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं है। बता दें कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को गांधी परिवार और संगठनात्मक नेतृत्व पर तीखा प्रहार करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबंधित एक पत्र में आजाद ने पार्टी से बाहर निकालने के पीछे के कारणों के रूप में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने और अनुभवहीन चाटुकरों की मंडली के बढ़ते बोलबाल का हवाला दिया। नोएडा में सुपर टेक अवैध ट्विन टावर को ढाए जाने के लिए विस्फोटकों और संबंधित व्यवस्थाओं का शनिवार को अंतिम निरीक्षण किया गया। परियोजना के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अधिकारियों ने बताया विस्फोटक लगाने और उन्हें जोड़ने का सारा काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केवल ट्विन टावर के आपस में जोड़ने और संरचनाओं में एक्सप्लोडर तक 100 मीटर लंबी केबल तार बिछाने का काम बचा है। उन्होंने बताया कि इन इमारतों को रविवार को गिराया जाएगा। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची 100 मीटर की इन इमारतों को गिराने के लिए 37,000 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शनिवार को कहा कि गुलाम नबी आजाद के त्यागपत्र में राहुल गांधी पर निजी खुन्नस में निशाना साधा गया तथा 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गलत है। पायलट ने यह भी कहा कि आजाद के त्यागपत्र का समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुशासन का मुकाबला करने की तैयारी कर रही तो ऐसे समय आजाद ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि आजाद करीब 50 वर्षों के दौरान कई पदों पर रहे। अब देश और पार्टी के लिए काम करने लोगों के मुद्दे उठाने की जरूरत थी, न कि इसकी त्याग पत्र देने की। राहुल गांधी पर आजाद के हमले के बारे में पूछे जाने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 की चुनावी हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री के बीच एक बार फिर टकराव पैदा होता नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली का LG वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल की ओर से हस्ताक्षरित नहीं की गई 47 फाइलों को वापस भेज दिया है। राजनिवास कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन सभी 47 फाइलों पर संवैधानिक मानदंडों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर नहीं भेजा, इसलिए सभी फाइलों को CMO के पास कर दिया गया। झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच शनिवार को सीएम हाउस में 3 लग्जरी बसों में कांग्रेस और JMM के मिलाकर 41 विधायक सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन ने रांची से उड़कर पड़ोसी जिले खूंटी में अपना खूंटा गाड़ दिया है। खूंटी में सीएम हेमंत सहित उनके समर्थक 41 विधायकों का नया अस्थायी ठिकाना लतारडू डैम पर बना रिजॉर्ट है। सभी विधायक यहां शिफ्ट हो गए हैं। इससे पहले सीएम सोरेन ने रांची में निकलने के दौरान विधायकों के साथ सेल्फी भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। बता दें कि खूंटी जिले का सबसे बड़ा डैम लहरातू है, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा दावा बयान किया है। कहा कि यूक्रेन की सेना यूरोप के सबसे बड़े जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर पर पिछले 24 घंटे में 3 बार गोलीबारी कर चुकी है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन भी परमाणु संयंत्र पर रूस की ओर से गोलीबारी करने का आरोप लगा चुकी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हालांकि युद्ध के मैदान में इस बात की पुष्टि नहीं की है कि रूस और यूक्रेन के दावों की सच्चाई क्या है, लेकिन कीव और रूस के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन दोनों जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र के पास गोलीबारी एक दूसरे को दोषी ठहरा चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को संयंत्र के पास आग लगाने से कोयला बिजली स्टेशन जल गया था। इस कारण संयंत्र की बिजली कट गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। साबरमती रिवर फ्रंट में हो रहे खादी उत्सव में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हमने देखा है कि खादी स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत बन गई और गुलाम नबी आजाद ने इस जंजीरों को तोड़ दिया है। वहीं खादी भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा बन सकती है। वहीं यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी को गांधी जी ने देश के स्वाभिमान का प्रतीक बनाया था, लेकिन आजादी के बाद उसी खादी को हीन भावना से देखा गया। ऐसी सोच के कारण खादी से जुड़े खादी और ग्रामीण उद्योग बर्बाद हो गए। भाजपा शासित कर्नाटक में गृह मंत्री आराग ज्ञानेंद्र के खिलाफ लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने शनिवार को कहा है कि लोकायुक्त ने आराग ज्ञानेंद्र के खिलाफ बेंगलुरु विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें जमीन आवंटित करने के संबंध में जांच शुरू की है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार लोकायुक्त को पूरी ताकत देगी। एक शिकायत में आपने ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेंद्र और अन्य प्रभावशाली नेताओं के करोड़ों रुपयों की साइट आवंटित करने की कर्नाटक सरकार की नीति को फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 4,000 लेकर किसान खुश तो है, लेकिन किसानों की लापरवाही से वे ये सम्मान निधि से भी वंचित हो सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि सम्मान निधि के पात्र एवं हकदार किसानों के खाते की ई-केवाईसी करा जा रही है। इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन किसान ई-केवाईसी को लेकर जागरूक नहीं है। उन्हें इसकी जानकारी हो, इसके लिए गाँव में मुनादी भी पिटवाई गई है। हल्का पटवारी द्वारा भी किसानों को फोन लगा कर बुलाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी वे ई-केवाईसी को लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। अब इसके लिए अंतिम मौका 31 अगस्त तक का है। यदि 31 अगस्त तक पात्र किसानों ने अपनी केवाईसी नहीं कराई तो उनको किसान सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,520 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,43,98,696 हो गई, जबकि एक्टिव केसों की संख्या घटकर 87,311 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 41 और लोगों की मौत हो गई और मौतों की बाद संख्या बढ़कर 5,27,597 पर पहुंच गई। इन 41 मृतकों में वे 4 लोग भी शामिल है जिनके नाम कोविड-19 आंकड़ों के पुनः शामिल डाला गया है। और आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 87,311 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.20% है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा है कि यह भव्य भवन एनआईए की बढ़ती साख और दबदबे का प्रतीक है। एनआईए की स्थापना का समय लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी को उभरने, साख बनाने और परिणाम लाने में लंबा समय लगता है, लेकिन एनआईए ने कम समय में ही काम का बेंचमार्क स्थापित किया। क्राइम एंटी टेरर एजेंसी की मान्यता हासिल की है। यह देश के लिए गौरव की बात है। दोषी सिद्ध के मामले में एजेंसी ने गोल्ड मानक हासिल किया है। एजेंसी ने 94% मामलों को सुलझाया। इसमें ऐसे भी शामिल है जिसमें षड्यंत्र देश के बाहर होते हैं और घटना यहाँ होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में एनआईए की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानसून के दूसरे चरण में देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में शुष्क मौसम बना हुआ है, जिसके चलते यहां उमस भरी गर्मी पड़ रही है। इस बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल भी छाए रहे और इसके साथ ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान बताया गया। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एक बार फिर से भारतीय बाजार में सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई। इसका असर बिहार में भी देखने को मिला है। पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 250 रुपये और 24 कैरेट के 320 रुपये की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 47,280 रुपया और 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 51,580 रुपया है। ऐसा माना जाता है कि सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन इस सोने से किसी भी तरह का जेवर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 24 कैरेट
कैरेट का सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए जेवर बनाने के लिए 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। ग्राहकों को सोना खरीदने से पहले उन्हें 22 कैरेट के सोने की पहचानना भी जरूरी है और हॉलमार्क का निशान देखकर ही सोना ले। सभी कैरेट के सोने का हॉलमार्क निशान अलग अलग होता है। हॉलमार्क के सोने को सरकारी गारंटी रहती है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्क का निर्धारण करती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी फेज 3 भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती के लिए आवेदन किया तो वे अब आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम नोटिस चेक कर और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आरआरबी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार फेज 3 की परीक्षा 8 सितंबर से 19 सितंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।